नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बहुत उपयोगी साबित होगा। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना, अगर आप इस बुलेटिन की खबरों को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल अमृत उपाध्याय 007 पर इसका पीडीएफ रोजाना आपको मिल सकेगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हंगरी सरकार ने देश में ऊर्जा आपातकाल यानी एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। इसका कारण सप्लाई में आ रही रुकावट और यूरोप में ऊर्जा की बढ़ती महंगाई को बताया गया है। ऐसी आशंका है कि रूस और यूक्रेन विवाद के चलते लगाए गए प्रतिबंधों ने इस महाद्वीप में एनर्जी क्राइसिस की स्थिति पैदा कर दी है। गौरतलब है कि हंगरी अपने फॉसिल फ्यूल की जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। पिछले साल हंगरी और रूस के बीच 15 सालों के लिए एक ऊर्जा समझौता भी हुआ था। हंगरी अपने तेल का लगभग 65% और गैस का 85% रूस से हासिल करता है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिसे मानना हंगरी के लिए जरूरी था। गौरतलब है कि हंगरी ईयू का सदस्य है। कुछ मामलों में इम्यूनिटी हासिल करके हंगरी ने तेल आयात भी किया, लेकिन अब एनर्जी शॉर्टेज का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि हंगरी मध्य यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के तट पर है। हंगरी अपनी सीमा ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और यूक्रेन से साझा करता है। हंगरी में स्थित लेक बालाटोन मध्य यूरोप की सबसे बड़ी झील है। हंगरी के राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने रॉकेट मेकिंग फैसिलिटी रॉकेट फैक्ट्री 1 की शुरुआत की है। यह भारत की 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए पहली फैसिलिटी होगी। गौरतलब है कि अग्निकुल भारत का पहला प्राइवेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अग्निबाण तैयार कर रहा है। यह लॉन्च व्हीकल लो अर्थ ऑर्बिट में 100 kg वजनी सैटेलाइट को ले जाने में कैपेबल होगा। इसके अलावा इसे कस्टमर्स की जरूरत के मुताबिक अफोर्डेबल कॉस्ट पर तैयार किया जा सकेगा। दिसंबर 2020 में अग्निकुल इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। आपको बता दें कि 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। इसमें डिजिटल फाइल से एक 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इसमें किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मटेरियल की लगातार लेयर बिछाई जाती है। इससे कॉम्प्लेक्स शेप्स को कम मटेरियल का प्रयोग करके आसानी से तैयार किया जाता है। बास्तील दिवस समारोह शुरू करने के लिए हाल ही में पुदुचेरी के प्रोमेनेड बीच पर मशाल जलाए गए। मशाल लिए स्वयंसेवकों ने बैंड की सैन्य धुनों पर मार्च किया। इसे फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारों का प्रतीक माना गया है। मार्चे ऑक्स फ्लेम बॉक्स नाम से आयोजित इस रैली में विभिन्न फ्रैंको भारतीय संघों, पूर्व फ्रांसीसी सैनिकों के संगठनों, युवाओं और महिलाओं के संगठनों आदि को शामिल किया गया था। वाणिज्य दूतावास के अनुसार मशाल मार्च फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती और एकजुटता का प्रतीक है। संयोग से भारत भी अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह पूर्व में पौंडीचेरी को फ्रांस द्वारा भारत को सौंपे जाने की 60वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है, जो कि द्विपक्षीय मित्रता और सहयोग के 60 वर्षों का प्रतीक है। 19वीं सदी के एक प्रमुख फ्रांसीसी राजनेता और लेखक विक्टर शॉल्चर की प्रतिमा के सामने शुरू हुआ यह मार्च पेरिस की जेल बास्तील पर हुए हमले की भी याद दिलाता है। यह प्रतीकात्मक घटना उस दिन के लिए एक श्रद्धांजलि है जब फ्रांस की जनता ने एक राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट होकर उस समय की सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए पूर्ण राजशाही के शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बास्तील के किले पर हमला कर दरवाजा तोड़ दिया और कैदियों को आजाद कर दिया था। बास्तील का पतन एक युगांतकारी घटना थी, जो निरंकुशता का पतन और जनता की विजय का प्रतीक थी। वास्तव में यह क्रांति की शुरुआत थी और इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाणिज्य दूतावास के अनुसार यह कार्यक्रम अनुमानित 6000 नागरिकों के फ्रांसीसी समुदाय और भारतीय समुदाय को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के इर्द गिर्द एक साथ लाने का अवसर रहा। हाल ही में गुजरात के एक व्यक्ति में एक रेयर ब्लड टाइप EMM नेगेटिव पाया गया। दुनिया में इस तरह के ब्लड ग्रुप वाले 9 व्यक्ति पहले से मौजूद हैं। भारत में मिला ये शख्स भारत का पहला और दुनिया का 10वां व्यक्ति है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने इस ब्लड ग्रुप को EMM नेगेटिव कहा है, क्योंकि इसमें EMM एंटीजन नहीं पाया जाता।
आपको बता दें कि ह्यूमंस में 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए, बी, AB और O कहा जाता है इन्हें। हर लेटर किसी न किसी एंटीजन या प्रोटीन को बताता है। रेड ब्लड सेल्स में मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से ब्लड में डिफरेंस होता है, इसे एंटीजन कहा जाता है। हर ब्लड ग्रुप में रेसिस फैक्टर या RH फैक्टर भी पाया जाता है। हर ब्लड ग्रुप या तो RH पॉजिटिव होता है या फिर RH नेगेटिव। रेसिस नाम रेसिस मंकी से लिया गया है। दरअसल सबसे पहले ये प्रोटीन रेसिस मंकी में ही पाया गया था। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर्स और AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स माने जाते हैं। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। हाल ही में नासा ने अपने सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब से अब तक देखी गई ब्रह्मांड की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली रंगीन तस्वीरें रिलीज की हैं। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें स्पेस को देखने के नजरिए को बदल कर रख देंगी। लेकिन वहीं LGBTQ कम्युनिटी द्वारा इस टेलीस्कोप के नाम की आलोचना की जा रही है। गौरतलब है कि टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1961 से 1968 तक US स्पेस एजेंसी को चलाया और वहां लेवेंडर स्केयर में अहम भूमिका निभाई। आइए देखते हैं कि आखिर लेवेंडर स्केयर था क्या। दरअसल 1950 और 1960 के दशक के दौरान US गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर रहे LGBTQ एम्प्लॉयज को मार्जिनलाइज करने की प्रक्रिया को लेवेंडर स्केयर कहा जाता था। इसे अक्सर विच हंट भी कहा जाता था। उन दिनों US एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी और क्वेयरनेस को इमोरल माना जाता था। ऐसा ही एक केस नासा के क्लिफोर्ड नॉर्टन का था। 1963 में नॉर्टन को होमोसेक्सुअल होने के कारण जॉब से फायर कर दिया गया। कहा जाता है कि जेम्स वेब ने उस दौरान बतौर नासा हेड बहुत से LGBTQ एम्प्लॉयज को उनकी पहचान की वजह से डिसमिस कर दिया था, जिसके चलते कई बार एस्ट्रोनॉमर्स ने टेलीस्कोप के नाम को बदलने की अपील की है। आपको बता दें कि वर्तमान में बिल नेल्सन नासा के हेड हैं और उन्होंने टेलीस्कोप के नाम को बदलने से संबंधित किसी भी एविडेंस से इनकार किया है। 13 जुलाई को दुनिया भर में सुपर मून देखा गया। यह नॉर्मल चंद्रमा के मुकाबले 7% बड़ा और 15% ज्यादा चमकीला नजर आता है। एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नोल ने पहली बार 1979 में सुपर मून शब्द का इस्तेमाल किया था। दरअसल चंद्रमा ओवल शेप में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बदलती रहती है। जब यह धरती के बहुत करीब आ जाता है, इस स्थिति को पेरिजी कहते हैं। वहीं धरती से सबसे दूर जाने पर उसे एपजी कहते हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो और अगर उस दिन फुल मून यानी पूर्णिमा भी हो, तो इस अवस्था को सुपर मून कहते हैं। यह हर साल 3 से 4 बार देखा जाता है। गौरतलब है कि हर पूर्णिमा को सुपर मून नहीं होता, पर हर सुपर मून पूर्णिमा को ही होता है। पिछले महीने भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक था और इसका रंग पूरी तरह से लाल हो गया था। उसे स्ट्रॉबेरी मून कहा गया था। माना जाता है कि जुलाई में हिरणों के नए सींग उगते हैं और वयस्क मेल डियर को बक कहा जाता है, इसलिए जुलाई में नजर आने वाले सुपर मून को बक मून भी कहते हैं। जुलाई में बादल गरजना और बिजली चमकना भी आम बात है, जिसके चलते इसे थंडर मून भी कहा जाता है। आपको बता दें कि चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,82,900 किलोमीटर है, लेकिन इसके एपजी और पेरिजी हर महीने बदलते रहते हैं। यानी हर महीने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सबसे कम और सबसे ज्यादा दूरी अलग अलग होती है। ऐसा सूर्य और दूसरे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। 13 जुलाई को चंद्रमा एक्सट्रीम पेरिजी पर था, यानी पूरे साल में पृथ्वी के सबसे करीब था और इसीलिए इसे साल का बिगेस्ट सुपर मून कहा गया है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के सवाल हैं, लेक बालाटोन कहां स्थित है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर एशिया? अगला सवाल है, 14 जुलाई को किस देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रांस, इजराइल, ऑस्ट्रिया या फिर हंगरी? अगला सवाल, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? A, B, AB या फिर O नेगेटिव? एक और सवाल, पेरिजी, एपजी संबंधित हैं चंद्रमा और पृथ्वी की स्थितियों से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, नासा द्वारा भेजे गए मिशन से या फिर मेटा के डेटा सेंटर्स से? तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको बुलेटिन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।